इंडिया में टोटल 23 आईआईटीज हैं, लेकिन फिर भी हर एक बच्चे के जुबान पे आईआईटी बॉम्बे का ही नाम रहता है। ऐसा क्यों? तो कुछ अनजाने फैक्ट्स बताता हूं आईआईटी बॉम्बे के बारे में। देखो, आईआईटीज में टॉप कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जैसी कंपनियां आती हैं, लेकिन आईआईटी बॉम्बे ऐसा जगह है जहां कुछ ऐसी कंपनियां आती हैं जो शायद गूगल, फेसबुक और अमेज़न से भी ज्यादा पैकेजेस देती हैं। एग्जांपल के तौर पे जेन स्ट्रीट ने साल 2025 में आईआईटी बॉम्बे के एक बच्चे को 3 करोड़ 67 लाख का पैकेज दिया। वहीं ऑप्टिवर ने 2.5 करोड़ का पैकेज दिया, डाविंची सिक्योरिटीज ने भी 2.5 करोड़ का पैकेज दिया और एनके सिक्योरिटीज ने 2.25 करोड़ का। अब ये कंपनीज जनरली लोग नहीं जानते और ऐसी कंपनियां आईआईटी बॉम्बे में आती हैं, बाकी अधिकांश आईआईटीज में कंपनियां जाती भी नहीं। तो आप महसूस कर सकते हैं कि गूगल, अमेज़न, फेसबुक को तो पूरी दुनिया जानती है और अधिकांश कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में ये कंपनियां आती भी हैं, पर जो कंपनियां मैंने बताई वो सिर्फ आईआईटी बॉम्बे ही जाती हैं। ये फैक्ट नंबर 1 था। फैक्ट नंबर 2, काफी बड़े बड़े लोग जो अच्छे अच्छे सीईओज रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप्स को शुरू किया है, वो भी आईआईटी बॉम्बे से निकले हैं। एग्जांपल के तौर पे पराग अग्रवाल, जिन्होंने ट्विटर की शुरुआत की थी, K7 जो कि इसरो के चेयरमैन हैं, और ऐसे कई सारे लोग जो आईआईटी बॉम्बे से निकले हैं, वो जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और तीसरा वाला फैक्ट तो तुम्हारे दिमाग हिला देगा। ऑल इंडिया रैंक 1 पिछले 10 सालों में जो भी बच्चा आया है, इन 10 सालों में से करीबन 6 से 7 साल हर बार ऑल इंडिया रैंक 1 ने आईआईटी बॉम्बे का चुनाव किया है। रैंक 1 की ही बात नहीं कर रहा हूं, टॉप 10 रैंकर्स में से 6 से 7 बच्चे हर साल आईआईटी बॉम्बे ही चुनते हैं। टॉप 10 भी छोड़ो, अगर टॉप 100 भी लोगे तो साल 2025 का आंकड़ा बताता हूं, टॉप 100 में 72 बच्चों ने आईआईटी बॉम्बे का चुनाव किया। एक बात तो सिद्ध है, आईआईटी बॉम्बे सिर्फ एक ड्रीम लाइफ या एक ड्रीम कैंपस नहीं है। आईआईटी बॉम्बे अब बच्चों का आइडेंटिटी सिग्नल बन चुका है और शायद इसीलिए लोगों को आईआईटीज बोलो तो आईआईटी का मतलब आईआईटी बॉम्बे ही समझ आता है। तो अगर आप भी इस आईआईटी बॉम्बे जैसे लेगेसी कॉलेज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूं कि आईआईटी बॉम्बे में आपका एडमिशन कैसे हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ दिस सेशन। मेरा नाम है हर्ष प्रियम और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आईआईटी बॉम्बे जैसे लेगेसी कॉलेज जो इतने सालों के तजुर्बे के साथ और इतने सालों का रेपुटेशन लेकर अपने साथ चल रहा है, इस कॉलेज के हिस्सा आप कैसे बन सकते हैं। वैसे इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस बहुत सारे मिलेंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, और बहुत सारे ऐसे बेहतरीन वीडियोस आपके नॉलेज को टाइम टू टाइम बढ़ाते चलेंगे, जिससे कि आप अपने कोर्स करेक्शन भी कर सकें और अपने जीवन में किस चीज को लक्ष्य बनाना है ये बहुत अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे की जर्नी 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला स्टेज होता है 12वीं का बोर्ड एग्जामिनेशन क्लियर करना, दूसरा स्टेज होता है जेडब्ल्यू मेंस का एग्जामिनेशन क्लियर करना, और जब ये दोनों क्लियर हो जाते हैं तब तीसरा स्टेज आता है जेडब्ल्यू एडवांस एग्जामिनेशन क्लियर करना, जिससे आप फाइनली आईआईटी बॉम्बे में जाते हैं। अब ये तीनों स्टेजेस क्लियर करना ये एक हम्बल शब्द होगा, क्योंकि इन तीनों स्टेजेस को मात्र क्लियर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इन तीनों स्टेजेस में आपको अव्वल आना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आईआईटी बॉम्बे जैसी चीज आपको मिलेगी। तो सबसे पहला शुरुआत करते हैं 12वीं बोर्ड एग्जामिनेशन से। यहाँ पर एनटीए ने मैंडेट किया है कि हर बच्चे को 75% मार्क्स से ज्यादा लाना पड़ेगा। ये क्राइटेरिया सीबीएसई और आईसीएसई जैसे बोर्ड्स के लिए है, लेकिन बाकी के जो स्टेट बोर्ड्स हैं वहां पर भी 75% लागू होता है, पर कई सारे ऐसे बोर्ड्स होते हैं जिनमें 75% लाना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल होता है, क्योंकि उनके टॉपर्स ही 70 या 75% लाते हैं। तो उन बोर्ड्स में एनटीए ने कहा कि हम आपके बोर्ड के टॉप 20% बच्चों को अलाउ करेंगे, जहां से रूल निकला टॉप 20% टाइल का। तो आप या तो बोर्ड एग्जामिनेशन में 75% मार्क्स ले आए या टॉप 20% टाइल में आ जाए, जो भी आपके लिए आसान हो। 75% या टॉप 20% टाइल में आने के लिए आपको 5 सब्जेक्ट के मार्क्स का एग्रीगेट देना होगा। ये 5 सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स इंपॉर्टेंट होंगे, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आखिरी का सब्जेक्ट वो कोई भी हो सकता है जिसमें आपके सबसे अच्छे नंबर आए। हालांकि अधिकांश लोग 5 ही सब्जेक्ट लेकर 12वीं का एग्जाम देते हैं, तो उस केस में आपका 5 का एग्रीगेट देखा जाएगा। पर अगर आपने 6 या 7 सब्जेक्ट में 12वीं का एग्जाम दिया है, तो जो भी बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनमें जिनमें भी सबसे अच्छे नंबर आएंगे, उस सब्जेक्ट को लेकर टॉप 5 सब्जेक्ट का एग्रीगेट बना दिया जाएगा। अब एक बार जब आप 12वीं का पड़ाव पार कर लेते हैं 75% क्राइटेरिया से ऊपर आकर, तब आता है जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन। हालांकि टाइमलाइन पे जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन बोर्ड से पहले होता है। जेडब्ल्यू मेंस का पहला स्टेज जनवरी में होता है और दूसरा स्टेज अप्रैल में होता है। बच्चा जनवरी और अप्रैल दोनों को दे सकता है या चाहे तो एक को भी दे सकता है। इन दोनों में से सबसे अच्छे नंबर जिसमें भी आते हैं उस अटेम्प्ट को कंसीडर किया जाता है और कम मार्क्स वाले को हटा दिया जाता है। बोर्ड एग्जामिनेशन बच्चों का फरवरी और मार्च महीने में होता है, तो वो बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है जेडब्ल्यू मेंस के दोनों अटेम्प्ट के। तो अब बात करते हैं जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन की। ये मेंस एग्जामिनेशन एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है और एक तरह का एंट्रेंस टेस्ट भी है। मतलब जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन से आपको देश के कुछ प्रोमिनेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। एग्जांपल एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मतलब गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, और ये तो वो कॉलेजेस हैं जिनके यहाँ एडमिशन जोसा की काउंसिलिंग से होता है। पर इसके अलावा देश के करीबन 70 से 80%
ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपनी काउंसलिंग लेते हैं पर एडमिशन जेडब्ल्यू मेंस के मार्क्स पे होता है। ये तो बात थी जेडब्ल्यू मेंस को एंट्रेंस टेस्ट के तौर पे देखने का। अब बात करते हैं जेडब्ल्यू मेंस का स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे देखना। तो जो भी बच्चा जेडब्ल्यू मेंस में क्वालिफाई करता है उसी बच्चे को जेडब्ल्यू एडवांस एग्जामिनेशन देने का अलाउ किया जाता है। हर साल चाहे जितने भी बच्चे जेडब्ल्यू मेंस अप्लाई करें, जेडब्ल्यू एडवांस में सेलेक्ट होने वाले सिर्फ टॉप के 2.5 लाख बच्चे होते हैं। ये 2.5 लाख वो बच्चे होते हैं जो जेडब्ल्यू मेंस क्वालिफाइड कहलाते हैं और आगे चलकर जेडब्ल्यू एडवांस एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये टॉप के 2.5 लाख बच्चे जेडब्ल्यू एडवांस एग्जामिनेशन को देने के लिए एलिजिबल हैं। अभी इनका कहीं एडमिशन होना ये कोई गारंटी नहीं है। अब बात करते हैं जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न की। तो ये एक 3 घंटे का एग्जाम होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों चीजें पूछी जाती है। तीनों में 25-25-25 सवाल आते हैं, मतलब कुल मिलाकर 75 सवाल। हर सवाल के 4 नंबर मिलते हैं, तो 75 × 4 बने 300। -1 होता है अगर आपने सवाल का गलत जवाब दिया। जो 25 सवाल हर सब्जेक्ट में आते हैं उस 25 का बाइफर्केशन होता है 20 सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से, मतलब एमसीक्यू, जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे और 1 सही जवाब, और 5 सवाल होते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप के, जिसका आंसर आपको कीबोर्ड की मदद से सिस्टम पे टाइप करना होगा। और हाँ, इसी से इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जेडब्ल्यू मेंस का एग्जामिनेशन पूरी तरह से डिजिटल है, ऑनलाइन होता है। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस हो चाहे एग्जामिनेशन देने का प्रोसेस, ये सारी चीजें कंप्यूटर पे ऑनलाइन होती हैं। और इसीलिए बच्चों को सलाह दी जाती है कि जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन के पहले खुद को उनके प्लेटफॉर्म के मुताबिक ढालना जरूरी है, ताकि आपको ये समझ में आए कि उनके प्लेटफॉर्म में क्या क्या फीचर्स हैं और एग्जामिनेशन आखिरकार लिए कैसे जाते हैं। जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ कई सारे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी होता है, मतलब आप अगर अपने मदर टंग में इस एग्जामिनेशन को देना चाहें तो दे सकते हैं। हालांकि अधिकांश लोग हिंदी या इंग्लिश का चयन करते हैं। जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन एक बच्चा अपने जीवन काल में 3 बार दे सकता है। जिस साल आपने 12वीं की हो उसके अगले साल और उसके अगले के अगले साल, मतलब ड्रॉपर्स और डबल ड्रॉपर्स अलाउड हैं, लेकिन उसके बाद ये अलाउड नहीं होते। इसमें एक डाउट काफी सारे बच्चों का आता है। कई सारे बच्चे 12वीं का एग्जामिनेशन देने के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें 75% नंबर नहीं मिले, या किसी एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गए, या किसी एक सब्जेक्ट में नंबर कम आए। ऐसी अवस्था में वो बच्चा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन वापस से अटेम्प्ट लेता है या वापस से पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन देता है। यहाँ पर बच्चों का आता है डाउट होता है कि क्या मैं वापस से जेडब्ल्यू में एज अ फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकता हूँ अगर मेरा 12वीं उसी साल हुआ हो? तो जवाब है नहीं, क्योंकि अगर आप एक भी बार जेडब्ल्यू के डेटाबेस में रजिस्टर हो जाते हैं अपने आप को एज अ अपीयरिंग कैंडिडेट कह के, तो उसके बाद आप अपने आप को कभी भी फ्रेशर कैंडिडेट नहीं दिखा पाएंगे, नो मैटर अगर आपने 12वीं वापस से पूरी 2 साल फिर से फ्रेश क्यों ना की हो। अब बात करते हैं जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन में कंपटीशन कैसा है और मार्किंग कैसी होती है। तो यहाँ पर हर बच्चे को मार्क्स नहीं मिलते, बल्कि उनको उनका परसेंटाइल बताया जाता है। अब परसेंटाइल क्या है? तो देखिए, परसेंटाइल परसेंट से बहुत अलग है। लोगों को लगता है परसेंटाइल का सिंपल मतलब कि कितने परसेंट नंबर आए, पर यह गलत है। परसेंटाइल का मतलब होता है कि जितने भी बच्चे इस एग्जामिनेशन को दिए हैं उन बच्चों में कितने बच्चों से आप आगे हैं। मतलब आप कह सकते हैं एक तरह का रैंकिंग सिस्टम है, जहां पर लोगों को उनका रैंक नहीं बताया जाता, बस उस रैंक को बताने का एक हम्बल तरीका है परसेंट। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन को देने वाले 15 लाख बच्चे हैं और अगर आपकी रैंक आती है 1.5 लाख, मतलब आप 13.5 लाख बच्चों से आगे हैं। तो एनटीए जो कि जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है, एनटीए आपको आपका रैंक 1.5 लाख नहीं बताएगा, बल्कि एनटीए कहेगा कि आपका रिजल्ट रहा 90 परसेंटाइल, मतलब आप 90% बच्चों से आगे हैं और आपका रैंक 1.5 लाख है, मतलब आप टॉप 10% बच्चों में। तो देखने का बस नजरिया है, कहने के शब्द अलग हैं पर तात्पर्य बिल्कुल सेम है। परसेंटाइल का मतलब रैंकिंग सिस्टम। अब बात करते हैं कि जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन में कंपटीशन कैसा होता है। तो जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन में कंपटीशन साल दर साल बढ़ता जा रहा है। कारण बड़े सिंपल हैं। पहला तो इंजीनियरिंग इतनी भी ज्यादा कठिन नहीं, मेडिकल के जैसे जहां पर पास करना बहुत मुश्किल है या सीट मिलना बहुत मुश्किल है। और दूसरा मुख्य कारण है कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड्स में आया हुआ बूम, जिसकी वजह से अधिकांश लोग आज के डेट में इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं। इन दोनों कारणों की वजह से आप देखेंगे कि जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन देने वाले बच्चों की संख्या साल दर साल बहुत तेजी से बढ़ी है। साल 2022 में इस एग्जामिनेशन को देने वाले मात्र 9 लाख के आसपास बच्चे थे, लेकिन वहीं साल 2025 में इस एग्जामिनेशन को देने वाले 15 लाख बच्चे हो गए। तो एक बात तो सिद्ध है कि बच्चे बहुत तेजी से इस एग्जामिनेशन की तरफ रुझान दिखा रहे हैं। अब बच्चे चाहे 9 लाख एग्जाम दें या 15.25 लाख, इन दोनों ही परिस्थितियों में सिर्फ टॉप के 2.5 लाख बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है जेडब्ल्यू एडवांस एग्जामिनेशन देने के लिए। 2.5 लाख बच्चों में अलग अलग कोटा भी होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का है और उसके पास कोई भी रिजर्वेशन नहीं, तो उसके लिए मात्र 96,000 सीटें। तो इस 2.5 लाख में सिर्फ 96,000 ऐसे जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट्स होंगे जो कि जेडब्ल्यू मेंस क्वालिफाइड कहलाएंगे। वहीं ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, फीमेल कोटा, ये सारे कोटा में मिलाकर अलग अलग सीटें आती हैं। और फाइनली ये सारे बच्चे जेडब्ल्यू मेंस क्वालिफाइड कहलाते हैं और जेडब्ल्यू एडवांस एग्जामिनेशन देते हैं। अब एडवांस की बात करते हैं, लेकिन एडवांस बताने के पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी। आयतः बच्चों को यह लगता है जेडब्ल्यू मेंस क्वालिफाई करने के बाद उनकी लाइफ सेट है, पर यह एक मिथ्या है। क्यों? क्योंकि जेडब्ल्यू मेंस में हर साल 2.5 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं और अगर एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई की सीटें देखी जाए तो वो महज 44,000 के आसपास है। तो इससे एक बात सिद्ध होती है कि 44,000 सीटों के लिए अगर 2.5 लाख बच्चों का चयन हुआ है तो क्या 2.5 लाख बच्चों को सीटें मिल जाएंगी? जवाब है नहीं। और इसीलिए जो बच्चा जेडब्ल्यू मेंस क्वालिफाई कर लेता है उसको कोई सीट मिल जाएगी ऐसी कोई गारंटी नहीं रहती, क्योंकि अभी भी रेस लंबी है। इसका साफ तात्पर्य यह है
कि सीट उन्हें ही मिलेगी जो इस 2.5 लाख में भी टॉप के 44,000 बच्चे होंगे जो NIT, IIIT और GFTI जैसे बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस में काउंसलिंग के हिसाब से, अपने रैंकिंग के हिसाब से अलग अलग ब्रांचेस में जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं JEE एडवांस एग्जामिनेशन की। JEE एडवांस एग्जामिनेशन 6 घंटे का एग्जाम होता है जो कि 2 हिस्सों में लिया जाता है। एक ही दिन 3 घंटे का पहला पेपर होता है और 3 घंटे का दूसरा पेपर। दोनों 3-3 घंटे के पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही पूछा जाता है और आयतः ये एग्जामिनेशन 360 नंबर का होता है। लेकिन आपको बता दूं, पिछले कई सालों में इस एग्जामिनेशन के मार्क्स 360 से कम या 360 से ज्यादा भी रहे हैं, तो ये पैटर्न कोई फिक्स नहीं रहता। ये 360 नंबर का पेपर पहले शिफ्ट में 180 का होता है, दूसरे शिफ्ट में 180, मिलाकर होते हैं 360। मतलब आप मान सकते हैं कि फिजिक्स जो पहले शिफ्ट में आया होगा वो 60 नंबर का होगा, पहले शिफ्ट की केमिस्ट्री 60 और पहले शिफ्ट की मैथ्स 60, और वैसे ही दूसरे शिफ्ट में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 60 नंबर के। यहां पर इंपॉर्टेंट ये जानना है कि JEE एडवांस का जो पेपर पैटर्न है वो फिक्स नहीं है, लेकिन आयतः इनके पेपर पैटर्न में सिंगल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप के सवाल रहते हैं और मैच द फॉलोइंग कॉलम के सवाल भी रहते हैं। ये सवाल की विविधताओं की वजह से JEE एडवांस काफी जटिल हो जाता है बच्चों के लिए समझने के तौर पर भी और एग्जामिनेशन के तौर पे भी। और दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि ये एग्जामिनेशन एक ही दिन में 6 घंटे बच्चों का इम्तिहान लेता है, जिसकी वजह से ये फिजिकली भी काफी एग्जैजरेटिंग होता है और काफी सारे बच्चे दूसरा पेपर आते आते इतना थक चुके होते हैं कि इस एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अब बात करते हैं आंकड़ों की, तो हर साल 2.5 लाख बच्चे जो इस एग्जामिनेशन में सेलेक्ट होते हैं इस एग्जाम को देने के लिए, रियलिटी में एग्जामिनेशन सेंटर पे मात्र 1,70,000 से 1,80,000 बच्चे ही पहुंचते हैं। मतलब बचे हुए 70 से 80,000 बच्चे एग्जाम देने ही नहीं आते। आप समझ सकते हैं कि इस एग्जाम की क्या ही तो महिमा होगी कि 70 से 80,000 बच्चे इतने डर जाते हैं कि वो एग्जाम देने भी नहीं आते। अब बात करते हैं इस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपको यह भी बता दूं कि JEE मेंस एग्जामिनेशन जो होता है इसमें हर साल 2.5 लाख जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो अलग अलग परसेंटाइल्स पे सेलेक्ट होते हैं। मतलब जनरल कैंडिडेट जनरली 93 से 95 परसेंटाइल के बीच में सिलेक्शन उनका होता है, डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है। वैसे ही बाकी सारे कैटेगरीज में अलग अलग परसेंटाइल आती है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि इन परसेंटाइल्स पे पहुंचने के लिए नंबर कितने लाने पड़ते हैं। अब देखिए वो पूरी तरह से डिपेंड करता है कि उस साल पेपर कितना कठिन है। मतलब हो सकता है किसी साल पेपर इतना कठिन हो कि टॉपर को ही 100 नंबर आ रहे हो आउट ऑफ 300। 100 नंबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मतलब उस साल शायद सिलेक्शन 50 नंबर पे ही हो जाए। लेकिन हो सकता है किसी साल पेपर इतना आसान हो कि 300 में से टॉपर 300 ला रहा है और इसीलिए सिलेक्शन का नंबर 200 बैठ गया हो। लेकिन एक मोटा मोटी आंकड़ा पकड़ा जाए तो करीबन 100 से 150 नंबर के बीच में मेंस में सिलेक्शन हो जाता है। मतलब मेंस क्वालिफाई करके आप एडवांस देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब वहीं एडवांस की एलिजिबिलिटी की बात करें, JEE एडवांस में भी हर साल पेपर की कठिनाई के हिसाब से एलिजिबिलिटी बदलती रहती है। किसी साल 360 में मात्र 55 नंबर लाने के बाद बच्चा JEE एडवांस क्वालिफाइड कहलाता है। कुछ साल 360 में बच्चे को 110 नंबर से भी ज्यादा लाने पड़ते हैं, तब जाकर वो क्वालिफाइड होता है। तो ये बहुत हद तक निर्भर करता है कि उस साल पेपर कितना कठिन हुआ है। अब यहां पर भी JEE एडवांस क्वालिफाई कर गए इसका मतलब ये नहीं कि आप IIT पहुंचेंगे, क्योंकि IIT की सीटें होती हैं 18,000 के आसपास और एडवांस एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे होते हैं 1,80,000। मतलब सिर्फ 10% बच्चों को सीटें मिलेंगी JEE मेंस क्वालिफाई करके एडवांस लिखने के बाद भी। तो JEE एडवांस क्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है, ये वो बच्चे होते हैं जिनको JEE एडवांस एग्जामिनेशन में रैंक दी जाती है। एडवांस एग्जाम में परसेंटाइल का सिस्टम नहीं होता, रैंक का होता है। तो हर 1,80,000 एग्जाम देने वाले बच्चों को रैंक नहीं दी जाती। रैंक हर साल करीबन 40 से 60,000 बच्चों को ही दी जाती है और ये 40 से 60,000 वो बच्चे होते हैं जिन्हें JEE एडवांस क्वालिफाइड कहा जाता है। तो JEE एडवांस क्वालिफाई करने के लिए तो आपने जान लिया कि 55 से 110 नंबर के आसपास का आंकड़ा पिछले सालों में रहा है। आने वाले साल में ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। पर शायद आप अब ये सोच रहे होंगे कि सर एडवांस क्वालिफाई करके भी जब IIT की सीट गारंटी नहीं होगी तो फिर IIT की सीट गारंटी होगी कैसे। देखिए IIT की सीटें रैंकों के हिसाब से दी जाती हैं। पिछले सालों में करीबन 25-26 हज़ार रैंक लाने वाले बच्चों को आखिरी IIT में आखिरी सीटें मिली हैं। तो आप माने अगर ये 25-26 हज़ार रैंक आपको लाना है तो पिछले सालों में करीबन 150 नंबर के आसपास जो बच्चे लाए थे उनका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन ये वीडियो तो मैंने IIT बॉम्बे के लिए बनाया है और शायद आप मुझे सुन भी IIT बॉम्बे जाने के लिए रहे हैं। तो अगर IIT बॉम्बे की बात करें तो पिछले सालों में IIT बॉम्बे जाने वाले बच्चे हमेशा 60 या 70 रैंक मैक्स पे बंद हो गए हैं। ये बात कंप्यूटर साइंस की कर रहा हूं। और अगर आप कोई भी ब्रांच में जाने के लिए तैयार हैं तो पीछे के ब्रांचों में करीबन 5,000 से 8,000 रैंक पे IIT बॉम्बे बंद हुआ है। तो अगर IIT बॉम्बे का आखिरी रैंक की बात करें 5,000 से 8,000, तो इतने रैंक लाने के लिए आपको करीबन 200 नंबर के आसपास लाने पड़ेंगे। लेकिन वहीं अगर बात करें कंप्यूटर साइंस जैसे टॉप ब्रांच में जाने के लिए तो यहां पर हमेशा 300 नंबर से ज्यादा लाना पड़ा है पिछले सालों में आउट ऑफ 360 मार्क्स। मतलब एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट जो बच्चा होगा वही IIT बॉम्बे तक का सफर कर पाएगा। और वैसे आपको बता दूं, ये 360 नंबर लाने के लिए जो टोटल सवाल पूछे जाते हैं मात्र 100 के आसपास होते हैं और 100 सवाल बनाने के लिए बच्चों को समय दिया जाता है 6 घंटे का। तब आप समझ सकते हैं कि एक सवाल पे औसत बैठता है 3.5 मिनट का। लेकिन ये 3.5 मिनट का औसत तब जब आप सारे सवाल बनाएं, पर सारे सवाल बनाने की तो जरूरत ही नहीं। 200 नंबर लाने के लिए मात्र 50 सवाल बनाने होंगे और 50 सवाल अगर आपको 350 मिनट में बनाने हैं, मतलब हर एक सवाल पे 7 से 8 मिनट का समय मिलता है। तो एक बात पक्की है कि IIT बॉम्बे के सवाल आसान तो नहीं होंगे। इन सारे कारणों की वजह से
जेडब्ल्यू एडवांस एग्जामिनेशन को दुनिया का दूसरा सबसे कठिन एग्जामिनेशन कहा जाता है। सोच के देखिए, यूपीएससी जैसा एग्जामिनेशन जो हमारे भारतवर्ष में आईएएस और आईपीएस का चयन करता है, उसे भी दुनिया का दूसरा सबसे कठिन एग्जामिनेशन नहीं कहा जाता, जेडब्ल्यू एडवांस को कहा जाता है। क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पे बच्चा इस एग्जामिनेशन को देता है, उस उम्र में इतनी जटिलताओं को महसूस करना और उन जटिलताओं के साथ आगे बढ़कर इस एग्जामिनेशन में अच्छा करना, यह अपने आप में काफी बड़ी बात है। और इसीलिए दुनिया का सबसे कठिन एग्जामिनेशन गाँव के बाद दूसरा सबसे कठिन एग्जामिनेशन जेडब्ल्यू एडवांस को कहा जाता है। अब आपको जेडब्ल्यू एडवांस की एलिजिबिलिटी भी बता देता हूं। तो जेडब्ल्यू एडवांस एग्जामिनेशन देने के लिए जेड बोर्ड्स में 70% नंबर आने अनिवार्य है। हाँ, ध्यान रखिएगा, 75% क्राइटेरिया जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन को देने के लिए अनिवार्य नहीं है। 75% क्राइटेरिया एनटीए कहता है उन बच्चों के लिए अनिवार्य है जो जेडब्ल्यू एडवांस देना चाहते हैं या जेडब्ल्यू मेंस के रैंक के बेसिस पे जोसा की काउंसलिंग में बैठना चाहते हैं, जिसके जरिए बच्चों को एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईटी और जीएफटीआई जैसे कॉलेज मिलते हैं। मतलब आप अगर 75% नंबर नहीं लाते हैं बोर्ड्स में, तो भी आप जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं, बस एडवांस एग्जामिनेशन आप नहीं दे पाएंगे। जेडब्ल्यू एडवांस एग्जामिनेशन एक बच्चा अपने जीवन काल में 2 बार दे सकता है, जिस साल उसने 12वीं की हो और उसके अगले साल। मतलब जेडब्ल्यू एडवांस में डबल ड्रॉपर्स अलाउड नहीं होंगे। तो बताइए, आईआईटी बॉम्बे तक का सफर तो मैंने आपको साफ साफ दिखा दिया। अब आप एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप तैयार हैं इतने कठिन एग्जामिनेशन का तैयारी करने के लिए? अगर अभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और तैयार हैं, तो एक बात तो मैं जरूर कह सकता हूं कि आप या तो दीवाने हैं या तो मतवाले हैं। लेकिन जो भी हैं, आईआईटीज को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं। और अगर आप सच में ठान चुके हैं कि आप आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपकी हर एक कदम और हर एक क्षण पे मदद करता रहूंगा। आप इस चैनल के साथ सब्सक्राइब रहिएगा, चाहे वो जानकारी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो नॉलेज हो या चाहे वो बैकअप हो। हर एक तरह की समस्या और उसका समाधान ये शिक्षक हर एक बच्चे को देने की कोशिश करता है। तो उस कोशिश में भी मेरे साथ चलिए। ये गारंटी तो नहीं दूंगा कि आपका आईआईटी बॉम्बे का सिलेक्शन करा दूंगा, पर यह गारंटी जरूर दूंगा कि आप जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। और अगर आपने पूरी अच्छे से कोशिश की, जो चीजें मैं बताऊंगा उसको फॉलो करेंगे, तो आप आईआईटी बॉम्बे तक का सफर जरूर पूरा करेंगे। आज का सफर यहीं तक था। अलविदा लेता हूं, मुलाकात करूंगा आपसे अगले सेशन में। और तब तक के लिए आप लोग अपना खूब ख्याल रखिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी भरी वीडियोस और इतना इंफॉर्मेशनल कंटेंट आपको इस चैनल पे हमेशा मिलता रहेगा। धन्यवाद, मुलाकात करते हैं अगले सेशन में।